अभी हम वेट कर रहे हैं, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। तो जैसे ही ज्वाइन करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो स्टार्ट। जो लेक्चर है आज का साइमल्टेनियसली इट्स बीइंग लाइव ऑन यूट्यूब एज वेल। अगर आपको जो मीटिंग है उसमें जगह ना मिले तो आप यूट्यूब से डायरेक्टली देख सकते हैं लाइव। जो उसका लिंक है वो आपके जो रिस्पेक्टिव ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दिया गया। कैन यू प्लीज़ लेट मी नो कि मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको और आवाज़ क्लियर आ रही है। और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उन्हें भी आवाज़ क्लियर और कोई इशू तो नहीं है। अगर कोई इशू हो तो चैट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। कल के सेशन के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी बता सकते हैं सो दैट वी कैन डिस्कस इट बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द लेक्चर। यस। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच आप सबकी फीडबैक के लिए। अ, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस को डिस्कस करेंगे हम। ब्रीफली सारे स्टेप्स को कैसे कंडक्ट करते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर या टूल्स यूज़ करते हैं। ऑलराइट, जो कल की रिकॉर्डिंग्स हैं वो शेयर कर दी गई हैं ग्रुप में। यूट्यूब के ऊपर जो फर्स्ट एड मेडिजी का चैनल है वहाँ पे शेयर कर दी गई हैं। आप वहाँ से देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक। देन ये फर्स्ट एड मेडिजी प्लेटफॉर्म की वेबसाइट है। बहुत सारे लोगों ने कल भी पूछा था तो हियर यू कैन एक्सेस एवरीथिंग दैट वी मेंशनड। Here you can access free demo lectures as well, and you can access lectures of FCPS, MD, MS, USMLE, PLAB, etc. In Urdu, English, and even in Pashto as well. तो बहुत सारे लोगों ने कल ज्वाइन नहीं कर सके तो आज फिर मैं आपको फर्स्ट एड मेडिजी प्लेटफॉर्म के बारे में एक ब्रीफली बता देता हूँ कि व्हाट इज़ फर्स्ट एड मेडिजी प्लेटफॉर्म। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म है जिसमें एफ सी पी एस, यू एस एम एल ई, एन आर ई, एम डी एम एस और बाकी जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन के लिए डिटेल्ड लेक्चर्स, गाइडलाइंस, बुक्स, एम सी क्यूज बुक्स, उनके सॉल्यूशंस, इवन हर चीज़ अवेलेबल है। और ये पिछले 5 साल से वर्क कर रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम कोविड। इसमें जो एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर्स हैं और वीडियो लेक्चर्स जो हैं ये रिकॉर्डेड हैं। ऑलमोस्ट जितनी भी बुक्स जो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर एमबीबीएस, इवन यूएसएमएलई, प्लैब और उसके अलावा जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं वो पाकिस्तान, सऊदीया, यूएसए, यूके, ये किसी और कंट्री के हों उन सबकी प्रिपरेशन करवाई जाती है इसमें। अ, और जो फर्स्ट एड मेडिजी प्लेटफॉर्म का एलएमएस है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, वो रशियन स्टेट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी लाइब्रेरीज में इंटीग्रेटेड है। वी हैव wide range of students from Pakistan, India, Nepal, Bangladesh, and Afghanistan. Besides the Russian State University, it's फर्स्ट एड मेडिजी प्लेटफॉर्म के सीईओ हाफिज आतिफ हुसैन सरवर, जो कि सीईओ हैं। he has passed USMLE Step 1 and Step 2. He is currently serving as postdoctoral research scholar, adult congenital heart disease, at Duke University, and he is applying for match this year, inshallah. And he has more than 10 publications and he has authored multiple books for competitive exams. तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो इंट्रोडक्शन टू सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस है। कल बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि सिस्टमैटिक रिव्यू क्या है, मेटा एनालिसिस क्या है। जो बेसिक डेफिनेशंस हैं स्टडी डिज़ाइंस के हवाले से या जो ऐसी चीज़ें हैं जो गूगल की जा सकती हैं
मेरे ख्याल से वो आपकी क्वेरीज नहीं होनी चाहिए, आपके क्वेश्चंस थोड़े टेक्निकल होने चाहिए। सिस्टमैटिक रिव्यू, मेटा एनालिसिस, कोहोर्ट या इन सारी स्टडीज की डेफिनेशंस और डिटेल्स आपको जस्ट गूगल डेफिनेशंस से मिल सकती है। लेकिन हमारा जो टेक होम मैसेज है वो ये नहीं है कि आप सिर्फ डेफिनेशन सीखें। वी वांट यू टू लर्न मेथोडोलॉजी एंड डू रिसर्च बिसाइड्स sticking into just definitions and these things. Make your questions little bit technical so that about me. So let's move forward. You can follow me on LinkedIn and ResearchGate as well for updates regarding research methodology. I usually post about the research methodology and tips and tricks according for writing and for publication as well on my socials. You can follow me on LinkedIn as well. सो आज हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। कल हमने पायरामिड ऑफ एविडेंस पढ़ा था। उसमें मुख्तलिफ जो स्टडी डिज़ाइंस थे उनकी जो एविडेंस में वैल्यू थी वो हमने डिस्कस की थी। तो ये उसी के लिए एक उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि जो केस रिपोर्ट है, केस रिपोर्ट इज़ लाइक वेरी प्रिमिटिव केस रिपोर्ट एंड केस सीरीज, दीज आर वेरी प्रिमिटिव स्टडीज that develop and evolve into higher study designs। और अल्टीमेटली जो हाईएस्ट क्वालिटी की स्टडीज़ हैं वो हमारे पास सिस्टमेटिक रिव्यूज़ या मेटा एनालिसिस हैं। तो ये एक एवोल्यूशन वाले स्टाइल में एविडेंस की हायरार्की को डिस्कस किया गया है। आज हम सीखेंगे सिस्टमैटिक रिव्यू का मकसद क्या होता है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस में डिफरेंस क्या है। सबसे ज़्यादा जो मुझे क्वेश्चन रिसीव हुए हैं और चैट बॉक्स में भी वो सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस का डिफरेंस ही पूछा गया था। और सिस्टमैटिक रिव्यू मेटा एनालिसिस को करने के लिए कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, हम कैसे कर सकते हैं एज ए टीम, एज ए इंडिविजुअल, हाउ टू गेट स्टार्टेड विद सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस, which tools and softwares are commonly used for conducting systematic review and meta analysis, and वो आप tools कैसे use कर सकते हैं। तो सिस्टमैटिक रिव्यू क्या है? कल हमने रिसर्च की डेफिनेशन एक पढ़ी थी, एकेडमिक डेफिनेशन। सो आप में से कोई बता सकता है कि हम कल रिसर्च की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी और हमें कल के लेक्चर से क्या समझ आई है? कल हमने ऑल्दो सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस को भी टच किया था। तो आप में से कोई बता सकता है कि व्हाट इज रिसर्च? चैट बॉक्स ओपन है, आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। Yes, systematic and organized methods to find answers to the questions। न्यू इन्फॉर्मेशन को डिस्कवर करना। यस। न्यू आइडियाज को क्रिएट करना, सिंप्लीफाई करना। आंसर्स टू द क्वेश्चंस। यस। नॉलेज फ्रॉम एग्जिस्टिंग नॉलेज। यस, ये भी एक डेफिनेशन हो सकती है। क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढना सबसे आसान और मुख्तसर डेफिनेशन। यस मरियम, ठीक डेफिनेशन है आपकी। तो यस, आप में से मेजोरिटी को समझ आ चुकी है। अच्छा, स्टडी डिज़ाइंस क्या होते हैं? हमने स्टडी डिज़ाइंस के बारे में भी बात की थी। तो स्टडी डिज़ाइंस क्या होते हैं? Sayyid Sajjad, we are sorry that we most of our audience is Urdu speaking, so we have to switch to Urdu. I'm sorry for that. Yes, finding new answers. Yes, 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 yes. Great. Yes, thank you so much. Yes, case control, case and control. Yes, cohort. These were study designs। तो हम जिन मुख्तलिफ तरीकों के साथ अपनी रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं उसे स्टडी डिज़ाइन कहते हैं। तो रिसर्च जो स्टडी डिज़ाइंस हैं उनमें से प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च के बारे में कुछ बता सकते हैं आपके? व्हाट इज़ प्राइमरी रिसर्च एंड व्हाट इज़ सेकेंडरी रिसर्च? आपके ख्याल में सिस्टमैटिक रिव्यू एक प्राइमरी रिसर्च है या सेकेंडरी रिसर्च है? और अगर प्राइमरी है तो क्यों है, अगर सेकेंडरी है तो क्यों है?
यस यस यस, ग्रेट, ग्रेट आंसर्स। यस एग्जैक्टली, आप सबने जवाब दिए हैं ठीक। सिस्टमैटिक रिव्यू इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी रिसर्च, बिकॉज जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन या आर्टिकल्स या रिसर्च जो साइंटिस्ट्स ने, रिसर्चर्स ने लैब बेस्ड स्टडी थी या एक्सपेरिमेंटल स्टडीज थी, उनको पब्लिश किया, उनकी बेस पे हम न्यू आर्टिकल्स लिखते हैं। इट्स नॉट लाइक कॉपिंग एंड पेस्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस आर्टिकल्स। हमें जो डेटा चाहिए होता है वो बहुत स्पेसिफिक होता है, हमें पूरा आर्टिकल भी नहीं पढ़ना पड़ता समटाइम्स। हमें उसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, टेबल्स चाहिए, फिगर्स में से कुछ डेटा चाहिए, रिजल्ट्स चाहिए, ठीक है। हमें इंट्रोडक्शन में से या मेथड्स में से कुछ डिटेल्स चाहिए। तो हम वो इंफॉर्मेशन क्रिटिकली अप्रेज करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को क्रिटिकली फिल्टर करते हैं, and then we produce something that is combination of all the relevant articles to that topic। अच्छा, आप एक फिजिशियन हैं या साइंटिस्ट हैं या डॉक्टर हैं, आप काम कर रहे हैं और आपको किसी डिजीज के बारे में देखना चाहते हैं कि दो ड्रग्स हैं, ड्रग ए एंड ड्रग बी। तो आपके पास ड्रग ए के लिए भी 10 स्टडीज हैं, ड्रग बी के लिए भी 10 स्टडीज हैं, लेकिन जो डिजीज है या कंडीशन है वो एक ही है। तो आप फिजिशियन हैं, आपकी रूटीन बिजी है, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप वो 10 आर्टिकल्स पहले नेट पे जाएं, सर्च करें पबमेड या डेटाबेसेस के ऊपर, वहां से जो 10 आर्टिकल्स हैं उन 10 के 10 को पढ़ें, फिर उसके बाद उनको समझें, समझने के बाद उनको एनालाइज करें कि क्या 10, क्या ए ड्रग यूज करनी चाहिए या बी ड्रग यूज करनी चाहिए, क्योंकि इसका ताल्लुक पेशेंट की जिंदगी के साथ है। आपने फैसला करना है पेशेंट की जिंदगी का कि उसको ए ड्रग दूं या बी ड्रग दूं। तो डॉक्टर्स, फिजिशियंस या साइंटिस्ट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक तो 10 या इससे भी ज़्यादा, समटाइम्स समटाइम हंड्रेड्स में स्टडीज हो सकती हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि उन सारी स्टडीज को पढ़ें, उनको एनालाइज करें, उनसे फिर समरी बनाए, समरी बना के फिर ये डिसाइड करें कि ए ड्रग ठीक है या बी ड्रग ठीक है फॉर अ सर्टेन कंडीशन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम रिसर्चर्स जो सिस्टमेटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस कंडक्ट करते हैं, हम इन फिजिशियंस और साइंटिस्ट का काम आसान करते हैं। हम जितनी भी स्टडीज होती हैं उनको एनालाइज करते हैं, उनको उनके रिजल्ट्स को कंबाइन करते हैं और वन लाइन आंसर्स देते हैं टू देयर क्वेश्चन। हम रिजल्ट्स लिखेंगे अपने पेपर में और हम बता देंगे वन लाइन में कि दिस ड्रग इज सेफ फॉर दिस आउटकम, दिस ड्रग इज नॉट सेफ, ठीक है। तो इसलिए फिजिशियंस को डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगी, पॉलिसी मेकर्स को इसमें हेल्प होगी। तो दिस इज व्हाई वी कंडक्ट सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस, दिस इज व्हाई सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस आर ऑन द टॉप ऑफ एविडेंस हायरार्की, because they carry huge value, they are critically appraised। हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन को फिल्टर किया है, क्रिटिकली उसे पढ़ा है, समझा है, उसको उसका एनालिसिस किया है, उसके बाद हमने क्रिटिकली रिजल्ट्स लिखे हैं। तो इसलिए सिस्टमैटिक रिव्यू, मेटा एनालिसिस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। सो लेट्स डाइव इनटू द डेफिनेशन ऑफ सिस्टमैटिक रिव्यू। तो सिस्टमैटिक रिव्यू क्या है, इसकी एकेडमिक डेफिनेशन, अगेन हम डेफिनेशंस को भी सीखेंगे, बिकॉज अगर हमें डेफिनेशन या बेसिक्स नहीं आती तो हमें उनके जो मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ नहीं आएंगे। तो सिस्टमैटिक रिव्यू एक स्ट्रक्चर्ड कॉम्प्रिहेंसिव सिंथेसिस है रिसर्च की, जिसमें हम स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर करते हैं, ठीक है। ये इट सेम्स लाइक रिसर्च, बट जो हमारा इसमें सिस्टमैटिक रिव्यू में क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नैरो होता है। नैरो क्वेश्चन का मतलब ये है, फर्स्ट करें आपने एक आर्टिकल लिखा है कोलोरेक्टल कैंसर के ऊपर। कोलोरेक्टल कैंसर की भी कई डिफरेंट सब टाइप्स होंगी और उसके लिए भी मल्टीपल ड्रग्स यूज होती होंगी। तो अगर एक नैरेटिव रिव्यू लिख रहे हैं, उसका टॉपिक बहुत ज़्यादा ब्रॉड और बहुत ओपन होगा, लाइक आपने कोलोरेक्टल कैंसर ले लिया इन अडल्ट पेशेंट्स, ठीक है, उसके लिए जितनी भी ड्रग्स हैं आप वो यूज़ कर रहे हैं। लेकिन सिस्टमैटिक रिव्यू का ये फायदा है कि सिस्टमैटिक रिव्यू में आपका जो क्वेश्चन है इट इज़ वेरी फोकस्ड, इट इज़ पिन पॉइंट, इट इज़ वेरी नैरो। इससे हमें स्पेसिफिक क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। सिस्टमैटिक रिव्यू के क्या क्या खसूसियात हैं जो सिस्टमैटिक रिव्यू को दूसरी रिसर्चेज से हाई क्वालिटी की बनाती हैं। इसमें रिसर्च क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता है और हम पहले इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, इसका मतलब यह है, हम एक सिस्टमैटिक रिव्यू कर रहे हैं, हमारे पास 100 स्टडीज आ गई हैं मुख्तलिफ फॉर्मेट से, एमबेस से, गूगल स्कॉलर से हमने इकट्ठी कर ली हैं, जो कि हमारे रिसर्च क्वेश्चन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिस्कस कर रही हैं। हम क्या करेंगे, उन स्टडीज
को सिलेक्ट करने के लिए हम एक मयार बनाएंगे, एक क्राइटेरिया बनाएंगे। उसको इंक्लूजन या एक्सक्लूजन क्राइटेरिया कहते हैं। लाइक कि हम कौन सी स्टडीज को इंक्लूड करेंगे, क्या हम इसमें सिर्फ रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल इंक्लूड करेंगे, या हम इसमें केस कंट्रोल स्टडीज भी इंक्लूड करेंगे, क्या हम इसमें सारी स्टडीज इंक्लूड करेंगे जिसमें पेशेंट्स 18 साल से कम हैं और 18 साल से ज़्यादा भी हैं। लाइक उसमें अडल्ट और पीडियाट्रिक दोनों पॉपुलेशंस होंगी या नहीं होंगी, क्या हम इसमें केस रिपोर्ट्स इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। तो जो ये हम क्राइटेरिया बनाते हैं इसको इंक्लूजन या एक्सक्लूजन क्राइटेरिया कहते हैं। ये हम इंडिविजुअल जो आर्टिकल्स होते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल डेटा होता है, उसके अकॉर्डिंग उसको समझ के पढ़ के बनाते हैं कि हमारा जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या होगा। फिर हम इसकी सर्च स्ट्रेटजी का मतलब यह है कि हमने कौन सी डेटाबेस, डेटाबेस का मतलब पबमेड, एमबेस, कॉकरेन या जो भी हमने कल पढ़ी थी, आज भी हम उनको पढ़ेंगे, उनमें हमने कौन से वर्ड्स या कीवर्ड्स इस्तेमाल किए, कितने आर्टिकल्स हमारे पास आए, उनमें से कितने आर्टिकल किस तरह स्क्रीन किए, किस बेसिस पे किए। तो इसमें हर हर चीज़ यू हैव टू रिपोर्ट एवरीथिंग, दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट एंड रिप्रोड्यूसिबल। लाइक अगर सिस्टमेटिक रिव्यू पाकिस्तान में किसी ने किया है और उसने अपनी मेथोडोलॉजी को रिपोर्ट किया है, अगर हम उसकी मेथोडोलॉजी को, उसके तरीके को इस्तेमाल करेंगे, या कोई दुनिया के किसी और मुल्क में, अमेरिका में या यूके में एक बंदा, एक साइंटिस्ट है, वो आपकी रिसर्च को चेक करना चाहता है कि क्या आपकी फाइंडिंग्स सही हैं या नहीं सही, तो वो आपकी मेथोडोलॉजी, आपके तरीके को जो आपने रिपोर्ट किया है सारा, उसको स्टेप बाय स्टेप करेगा। जो आपकी सर्च स्ट्रेटजी है कि आपने किस डेटाबेस पर कौन से वर्ड्स इस्तेमाल किए और कितने आर्टिकल्स आए, उनको स्क्रीन आपने कैसे किया। स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि बहुत सारे आर्टिकल्स में से कुछ आर्टिकल्स चूज करना जो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। ठीक है, वो सारे आर्टिकल्स देगा, जो जो आपके आउटकम्स हैं, जो जो आपने जो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप की हैं, वो सारी स्टेप बाय स्टेप करेगा, तो उसके पास भी मेटा एनालिसिस के या सिस्टमेटिक रिव्यू के सेम रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, नैरेटिव रिव्यू में ऐसा नहीं होता कि आपके पास सेम रिजल्ट्स हैं, सिमिलर जो मेथोडोलॉजी, क्योंकि नैरेटिव रिव्यू की कोई मेथोडोलॉजी ही नहीं होती। इसलिए ये एक खसूसियत ये भी है, इसलिए मेटा एनालिसिस या सिस्टमैटिक रिव्यू ज़्यादा वर्थी है। आर वी ऑन द सेम पेज टिल नाउ? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। क्या आपको यहाँ तक सिस्टमैटिक रिव्यू की डेफिनेशन समझ लग गई है? यस ऑफ कोर्स, विल डिस्कस इज द एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे हम। यस 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 यस। सो वी आर ऑन द सेम पेज। हमें सिस्टमैटिक व्यू की डेफिनेशन पता चल गई है। हमें अभी तक इतना पता चला है कि इसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फोकस और नैरो होता है। इसमें जो आर्टिकल्स इंक्लूड या सिलेक्ट करते हैं, उनको सिलेक्ट करने का एक क्राइटेरिया होता है। इसको जो डेटाबेसेस पे हम सर्च करते हैं, कौन से वर्ड सर्च करते हैं और कितने आर्टिकल्स आते हैं, ये भी रिपोर्ट किए जाते हैं। और सिस्टमैटिक रिव्यू की एक खुसूसियत यह है कि इसको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, इसको दोबारा किया जा सकता है। यानी कि जो फाइंडिंग्स पहले हमने एक दफ़ा लेके आए हैं, वो दूसरा एग्जाम्पल इंशाल्लाह आ जाएंगे, सीधा एंड पे एग्जाम्पल्स भी आ जाएंगे, सारा कुछ डिस्कस हो जाएगा। दिस इज जस्ट फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, एग्जाम्पल आगे सिस्टमेटिक रिव्यू की। सिस्टमेटिक रिव्यू, ये एक सिस्टमेटिक रिव्यू का टाइटल है। टाइटल बहुत ज़्यादा फोकस्ड होगा, इसमें बहुत सारी मोस्टली ये सेफ्टी एंड एफिकेसी से स्टार्ट होगा। तो इट इज एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ एम्पेग्लिफ्लोजिन इन इम्प्रूविंग रीनल आउटकम्स इन हार्ट फेलियर पेशेंट्स विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। तो आप देख सकते हैं कि इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास कितना नैरो रिसर्च क्वेश्चन है। हम एक जो ड्रग है ये इम्पैगलीफ्लोजिन यूज कर रहे हैं, इसमें कौन से आउटकम दे रहे हैं कि इसका किडनीज पे क्या इफेक्ट है उन पेशेंट्स में जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं। लेकिन हार्ट फेलियर की भी अब बहुत सारी किस्में हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं उनकी अपनी अपनी। तो हम कौन से आर्टिकल्स इंक्लूड कर रहे हैं? पेशेंट्स विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। ठीक है, तो रिप्रोड्यूसिबल मीन्स के इसको दोबारा किया जा सकता है। दोबारा अगर आप सेम मेथड्स को यूज करेंगे तो आप वही रिजल्ट्स आपके पास अगेन आएंगे। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। आपने टाइटल से परेशान नहीं होना। सिस्टमैटिक रिव्यू का यूजुअली टाइटल इसी तरह का मुश्किल सा ही होता है, जिस ये एफिकेसी सेफ्टी से स्टार्ट होता है। इम्पैक्ट इसमें एक आपके पास इंटरवेंशन होगी। इंटरवेंशन कहते हैं ड्रग को। ठीक है, कोई ड्रग या कोई सर्जरी का प्रोसीजर है उसे इंटरवेंशन कहते हैं। और जो पेशेंट्स हैं हमारे पास, हार्ट फेलियर या कोई डिजीज होगी, उस डिजीज को हम प्रॉब्लम या पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो हम जिन आउटकम्स को देख रहे होते हैं, यानी कि हमें इससे हासिल क्या होगा, हम क्या चीज़ फोकस कर रहे हैं कि किडनी पर क्या असर पड़ता है। किडनी पर असर का मतलब यह है कि दीज आर आउटकम्स। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे लोगों को पाइको या पीको फ्रेमवर्क का आइडिया होगा।
तो हम जो ये रिसर्च क्वेश्चन है, ये पाइको जो क्राइटेरिया है, पीको या पाइको, इसको फुलफिल करेगा। ठीक है, लेट्स सी इसमें हमारा पाइको या पीको क्या है। तो हमारी पॉपुलेशन कौन सी है? पेशेंट्स विद हार्ट फेलियर, पेशेंट्स विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। हमारी इंटरवेंशन या ड्रग क्या है? एम्पैनिक्लोजिन। हमारा कंपैरिजन प्लेसिबो या कोई और ड्रग होगी? प्लेसिबो का मतलब एक ड्रग होता है, ये आगे आ जाएगा। आउटकम क्या है कि हार्ट फेलियर के जो पैरामीटर्स हैं वो इंप्रूव होते हैं या नहीं होते? पाइको या पीको आगे आ जाएगा, इसके बारे में परेशान नहीं हो, विल डिस्कस इन इन डिटेल। जस्ट आप एग्जाम्पल पे फोकस करें कि कितना पिन पॉइंट या कितना नैरो क्वेश्चन होता है इसका। तो व्हाट इज मेटा एनालिसिस? मेटा एनालिसिस क्या होता है? मेटा एनालिसिस ऐसा सिस्टमेटिक रिव्यू होता है जिसमें आप नंबर्स में बात करते हैं या स्टैट्स में बात करते हैं। ठीक है, मेटा एनालिसिस इज स्टैटिस्टिकल मेथड टू कंबाइन डेटा फ्रॉम मल्टीपल स्टडीज टू एस्टिमेट ओवरऑल इफेक्ट। ये थोड़ी सी मुश्किल सी डेफिनेशन है, लेकिन सादा अल्फाज में इसका मतलब ये है, मेटा एनालिसिस सिस्टमेटिक रिव्यू ही होता है, लेकिन आप इसमें नंबर्स में बात करते हैं, आप नंबर्स में अपनी फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करते हैं कि स्टैटिस्टिकली या नंबर्स में सॉफ्टवेयर के थ्रू बताते हैं कि कौन सी स्टडी कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है और कौन से आउटकम्स कितने ज़्यादा इम्प्रूव हो रहे हैं सारी 10 या 12 या 15 इतनी भी स्टडीज़ को मिला के। इससे जो आपकी ओवरऑल पावर है ज़्यादा हो जाती है। फर्ज करें, एक आप जो रिजल्ट्स है वो दे रहे हैं, या ड्रग है वो एक स्टडी को फोकस करके दे रहे हैं पेशेंट्स को। एक स्टडी में फर्ज करें 200 पेशेंट्स हैं, और एक मेटा एनालिसिस है, एक मेटा एनालिसिस में आपके पास 20 स्टडीज हैं। ठीक है, 20 स्टडीज में आपके पास 50,000 पेशेंट्स हैं। तो अगर आपके पास दो स्टडीज हैं, दोनों सेम ड्रग को डिस्कस कर रही हैं, सेम डिजीज को डिस्कस कर रही हैं, एक रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है और एक मेटा एनालिसिस है, तो इसमें से ज़्यादा वर्थ या वैल्यू किस चीज़ की होगी हमारे पास? हम किसको स्टैंडर्ड बनाएंगे और पेशेंट को ड्रग प्रेफर करेंगे? ये मेटा एनालिसिस को फोकस करेंगे क्योंकि उसने 10 स्टडीज को कंबाइन कर दिया। 10 स्टडी को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एविडेंस की जो पावर है वो बढ़ जाएगी। अच्छा, इससे जो अनसर्टेनिटी है, कंफ्लिक्टिंग स्टडीज का मतलब ये है कि पॉसिबल है कि हमारे पास आगे एग्जांपल भी इसकी आ जाएगी। हम क्वांटिटेटिवली बात करते हैं, एक तो क्वालिटेटिवली वर्ड्स में बात होती है, दूसरा क्वालिटेटिवली इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स बात होती है, डिस्कस विद प्रूफ। तो दैट्स व्हाई मेटा एनालिसिस इज ऑफ ग्रेटर वैल्यू। इट इंक्रीजेज स्टेटिस्टिकल पावर। इससे हम जो स्टडीज के कन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट हैं, लाइक सेम ड्रग सेम पेशेंट्स हैं लेकिन वो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में हो रही है, तो क्योंकि हर मुल्क में रहने वाले जो लोग हैं उनकी जेनेटिक्स डिफरेंस डिफरेंट है, तो इसलिए हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो सिमिलर नहीं आएंगे। ठीक है, तो रिजल्ट्स जब सिमिलर नहीं होंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ रिजल्ट आएंगे। लाइक एक जो ट्रायल है या एक स्टडी है, उसमें आपके पास उसी ड्रग के एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा आएंगे, नुकसान ज़्यादा आएंगे, लेकिन दूसरी पॉपुलेशन में, दूसरे मुल्क में उसके जो आपके पास आउटकम्स हैं या रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव आएंगे। तो इस तरह एक पेशेंट, जो एक फिजिशियन है या एक डॉक्टर है, उसके लिए मसला बन जाता है कि वो कौन सी ड्रग को चूज करे, प्रेफर करे। तो हम मेटा एनालिसिस करते हैं, हम रिसर्चर्स उन्हें मेटा एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं और बताते हैं कि सारी स्टडी को कंबाइन करके हमारे पास क्या रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा जी, ये अगेन एविडेंस पिरामिड आपके साथ शेयर किया था कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्चेस हैं तो इनकी डिफरेंट वैल्यू है आपके पास। जो सिस्टमेटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस हैं, दे आर ऑन द टॉप ऑफ एविडेंस हायरार्की, क्योंकि इसमें साइज इंक्रीज होता है एविडेंस का, और इसमें हम क्वालिटेटिवली, अगर इसमें हम मेटा एनालिसिस ऐड कर दें इसमें, तो हमारे पास क्वांटिटेटिवली बात होती है, स्टैटिस्टिकल पावर बढ़ जाती है। इसमें मल्टीपल जो डेटा, इसमें फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन होती है, स्टडीज़ का एनालिसिस किया जाता है। ये ज़्यादा रिलायबल है और ये रिप्रोड्यूसिबल है। ठीक है, सो हमारे पास जो रिव्यूज़ होते हैं ना, रिव्यू आर्टिकल का, हमने रिव्यू आर्टिकल्स को डिस्कस
को और सेकेंडरी रिसर्च को। सेकेंडरी रिसर्च में हमारे पास रिव्यू आर्टिकल्स आ जाते हैं। तो रिव्यू आर्टिकल की भी डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास। एक हमारे पास नैरेटिव रिव्यूज हैं, जिन्हें ट्रेडिशनल रिव्यूज या लिटरेचर सिस्टमैटिक रिव्यू कहते हैं। और ऐसा सिस्टमैटिक रिव्यू जिसमें आप एनालिसिस करें सॉफ्टवेयर के थ्रू और डेटा को पूल करें, उसे मेटा एनालिसिस कहते हैं। ठीक है। तो ऐसे रिव्यूज जिनमें आपका रिसर्च क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, उसे सिस्टमैटिक रिव्यू कहते हैं। ऐसा सिस्टमैटिक रिव्यू जिसमें आप एनालिसिस परफॉर्म करें, नंबर्स में या क्वांटिटेटिवली बात करें, ऐसे रिव्यू को मेटा एनालिसिस कहते हैं। मेटा एनालिसिस हमारा सिस्टमैटिक रिव्यू ही होता है, लेकिन ऐसा सिस्टमैटिक रिव्यू जिसमें आप क्वांटिटेटिवली नंबर्स में बात करते हैं। ऑल राइट। अनिला, रिप्रोड्यूसिबल का मतलब होता है कि उसे हम दोबारा भी कर सकें, दोबारा कंडक्ट कर सकें, रिप्रोड्यूस कर सकें। सेम मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम उसको दोबारा भी कंडक्ट कर सकें और हमारे पास सेम रिजल्ट्स आएंगे। जिस तरह एक डिश है ना, एक डिश है, आप उसकी जो रेसिपी है, उस रेसिपी को यूज करके कौन से इंग्रेडिएंट्स कितने ऐड करने हैं, तो आपके पास सिमिलर डिश बन जाती है। इसी तरह सिस्टमैटिक रिव्यू की जो रेसिपी है या मेथोडोलॉजी है, अगर कोई भी बंदा उसको यूज करेगा तो उसके पास सेम रेसिपी बनेगी, सेम डिश बनेगी, बिकॉज वो रिप्रोड्यूसिबल है। यस। ऐसा सिस्टमैटिक रिव्यू जिसमें नंबर्स में बात हो, उसे मेटा एनालिसिस कहते हैं। ओके। ये आपको क्या नज़र आ रहा है इसमें? कि सिस्टमैटिक रिव्यू का एक प्रोसेस है जिसको सिस्टमैटिक रिव्यू की मेथोडोलॉजी कहते हैं। इसमें बहुत सारी स्टडीज़ को पूल करते हैं, इकट्ठा करते हैं, इंफॉर्मेशन को फिल्टर करते हैं, फिल्टर करने के बाद उनको सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करके एक प्रूफ बना देते हैं। इसे सिस्टमैटिक रिव्यू कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये डिफरेंस आ गया क्योंकि बहुत सारे लोगों का डिफरेंस ही पूछ रहे हैं। यस, वी हैव अ डिफरेंस। लिटरेचर रिव्यू या नैरेटिव रिव्यू एक ही चीज़ है। आपके पास नैरेटिव रिव्यू में एक ब्रॉड क्वेश्चन होता है, लाइक कैंसर ट्रीटमेंट के ऊपर आपने एक लिख दिया। क्वालिटेटिव होता है ये लिटरेचर रिव्यू। क्वालिटेटिव का मतलब है इसमें सिर्फ आप वर्ड्स में बात करते हैं, इसमें नंबर्स ग्राफ्स में या टेबल्स में बात नहीं करते। इसमें बहुत कम यूज़ होते हैं ग्राफ्स या टेबल्स। ठीक है। और सॉफ्टवेयर भी कोई इस्तेमाल नहीं होता लिटरेचर रिव्यू या नैरेटिव रिव्यू में। इन सिंपलेस्ट टर्म्स में यूज, इसमें ऐसे रिसोर्सेज हो सकते हैं जिसमें आप अपनी मर्जी से डेटा चूज करेंगे। लिटरेचर रिव्यू या नैरेटिव रिव्यू, इसमें क्योंकि कोई मेथोडोलॉजी नहीं है, इसमें कोई रेसिपी नहीं है, इसमें आपने अपनी मर्जी से जो मसाला आपको मिलेगा, जो स्टडी मिलेगी, आपने ऐड करते जाना। एंड पे आपके पास अगर इसको 10 लोग डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन है कि कैंसर ट्रीटमेंट के ऊपर एक नैरेटिव रिव्यू लिख रहे हैं, तो हर बंदे का रिव्यू डिफरेंट होगा क्योंकि उसने अपनी मर्जी से आर्टिकल्स को इंक्लूड किया। जिनको मैसेजेस डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दें और जस्ट जो स्क्रीन शेयर की जा रही है उसी पे फोकस करें, बिकॉज साथ साथ क्वेश्चंस चलते रहने चाहिए और समटाइम्स बोरिंग हो जाता है। तो हम इसमें इंटरेक्ट करने के लिए ना चैट को रखते हैं। तो आप जो चैट है इसको अपनी नोटिफिकेशन को ऑफ कर दें, सो दैट आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। चैट पे क्लिक करेंगे, वहाँ आपको थ्री डॉट्स नजर आएंगे। थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो वहाँ टर्न ऑफ नोटिफिकेशन या टर्न ऑन नोटिफिकेशन का बटन होगा, उसको क्लिक करें तो आपकी जो नोटिफिकेशन है चैट्स के वो ऑफ हो जाएंगे। जब आप चैट को खोलेंगे तभी आप चैट को देख सकेंगे। ठीक है। नैरेटिव रिव्यू या लिटरेचर रिव्यू एक ही चीज़ का दो नाम है। इसमें टॉपिक बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है। लाइक कैंसर ट्रीटमेंट पे एक नैरेटिव रिव्यू है, ये क्वालिटेटिव होता है। इसमें नंबर्स में, ग्राफ्स में, टेबल्स में बात नहीं होती, इसमें कोई प्लॉट्स नहीं होते, इसमें बायस बहुत ज़्यादा होती है। आप अपनी मर्जी कर सकते हैं इसमें, क्योंकि इसकी कोई मेथोडोलॉजी नहीं है। और इसमें जो स्टडीज़ इंक्लूड करते हैं उसके लिए भी कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। जब किसी चीज़ का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है तो आप इसमें अपनी मर्जी कर सकते हैं। जब आप अपनी मर्जी करेंगे साइंटिफिक लिटरेचर में तो उसकी वैल्यू या वर्थ कम हो जाएगी। ठीक है। फिर का क्वेश्चन है कि लिटरेचर रिव्यू को ब्रॉड है तो लिखा ही क्यों जाता है? हाँ, लिखा क्यों इसलिए जाता है क्योंकि ये समराइज करते हैं, एक समरी है। एक सिंगल आर्टिकल से तो बेहतर है, लाइक आपने 100 आर्टिकल की जो समरी है वो इसमें इंक्लूड कर दिया। ऑल दो ये थोड़ी बाइस है, लेकिन इट्स बेटर देन 100 आर्टिकल्स। इट्स ये 100 आर्टिकल्स का निचोड़ है तो इट्स बेटर देन इंडिविजुअल आर्टिकल्स।
ठीक है, देन हमारे पास सिस्टमेटिक रिव्यू है। सिस्टमेटिक रिव्यू में स्पेसिफिक क्लिनिकल क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, इज विटामिन सी और कीमोथेरेपी ए बेटर ट्रीटमेंट ऑप्शन इन कैंसर पेशेंट्स विद एज ओवर 40 ईयर्स। अब देख सकते हैं कि इसमें हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन है इट इज़ वेरी फोकस्ड एंड नैरो। इसमें हम सर्च स्ट्रेटजी को भी डिफाइन करते हैं। सर्च स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि आप किस डेटाबेस पे कौन से वर्ड सर्च करेंगे तो कितने आर्टिकल्स आएंगे, ये भी आप रिकॉर्ड करते हैं, बताते हैं। इसमें इन आर्टिकल्स को, इंडिविजुअल आर्टिकल्स को इंक्लूड या एक्सक्लूड कैसे किया आपने आपने वो भी उसकी डिटेल बतानी है। और उसके बाद आपने मेटा एनालिसिस भी कर सकते हैं। मेटा एनालिसिस सिस्टमेटिक रिव्यू ही होता है। इसमें हम स्टडीज़ को स्टैटिस्टिकली कंबाइन करते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू इनका डेटा। इसमें ये आपको आंसर्स क्वांटिटेटिवली देता है। सिस्टमेटिक रिव्यू, मेटा एनालिसिस एक ऐसा सिस्टमेटिक रिव्यू है जिसमें स्टैट्स में, नंबर्स में या क्वांटिटेटिवली बात की जाती है। दैट्स इट। अगेन फिर डिफरेंस आ गया क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन या इशू है वो सिस्टमेटिक रिव्यू मेटा एनालिसिस में ही है। तो सिस्टमेटिक रिव्यू जो है ये क्वालिटेटिव होता है मोस्टली, और मेटा एनालिसिस क्वांटिटेटिव होता है। अच्छा जी। अच्छा, अब आपके लिए क्वेश्चन है कि बिकॉज अब आपको इतना पता चल गया है कि रिसर्च क्या होती है, रैंडमाइज कंट्रोल क्या ट्रायल्स क्या है, सिस्टमेटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस क्या है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ऑन एवरेज हर साल कितने रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल पब्लिश होते होंगे, एक अंदाजे के मुताबिक। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन भी था कि हमें गैप कैसे मिलेगा क्योंकि इतने आर्टिकल तो पब्लिश नहीं होते। तो हम आपसे एक रफ आइडिया लेना चाहते हैं कि एक साल में पूरी दुनिया में कितने रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स पब्लिश होते हैं। अच्छा जी, शिमोल का क्वेश्चन है 1,000, जैन का 10,000, हिरानी का 1,000 से ज़्यादा, 500, लाखों में नहीं, ह्यूज नंबर नहीं, नंबर में गैस करें ना। 15,000 वेरी क्लोज, तहसीन का है मिलियन, नो ऐसी मिलियंस वाली बात नहीं है। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, कंट्रोल रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल मैंने आपको बताया कि इस पे सालों भी लग जाते हैं एक ट्रायल को कंडक्ट करने में। तो इन लैक्स, 11,000, 20,000, यस वेरी क्लोज। जितनी ड्रग्स न्यू बन रही हैं, कितनी ड्रग्स न्यू बन रही हैं हर साल? 5,000, 10,000, 20 से 30,000, वेरी गुड गेस। 17,000, 18, 1,200, 19,000, 18,000, वेरी क्लोज। 20,000, यस एग्जैक्टली। सो हर साल 20,000 से ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स पब्लिश किए जाते हैं। ये सिर्फ मेडिसिन की बात हो रही है क्योंकि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल सिर्फ मेडिसिन में ही पब्लिश होते हैं। तो ऑन एवरेज मेडिसिन में, मेडिकल में 20,000 से ज़्यादा आर्टिकल्स पब्लिश किए जाते हैं। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में 20,000 रिसर्चर्स नहीं होंगे जो मेडिकल की रिसर्च या सिस्टमेटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस कर रहे हैं। इससे कम ही होंगे। पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल के 500, 700 या 1,000 तक भी कोई रिसर्चर्स होंगे। और इसमें बिकॉज एवरी ईयर गवर्नमेंट सेक्टर में वी हैव 3,000 डॉक्टर्स। उनमें भी हर क्लास में मे बी एक दो या दो चार लोगों को रिसर्च का पता है, उसमें भी बहुत कम लोग सिस्टमेटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस करते हैं। सो इट्स ह्यूज नंबर। एवरी ईयर अ लॉट ऑफ randomized कंट्रोल ट्रायल्स आर पब्लिश्ड। क्योंकि आपने अपना मेटा एनालिसिस या सिस्टमेटिक रिव्यू randomized कंट्रोल ट्रायल्स पे करना होता है, तो देर आर अ लॉट ऑफ स्टडीज बीइंग पब्लिश्ड एवरी ईयर, सो देर इज नो इशू दैट you could not find any topic or gap। आप हमेशा गैप फाइंड कर सकते हैं, बस you have to be vigilant and you have to be active। यस बुशरा, जो हमारा LMS है उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। कैसे लिखते हैं, राइटिंग इंक्लूडिंग सिस्टमैटिक रिव्यू, मेटा एनालिसिस, नैरेटिव रिव्यू एंड एनालिसिस एज वेल। विल share the details of our mentorship program and the LMS where you can access all these lectures. There are almost 20 plus lectures on narrative review, systematic review, meta analysis and software जितने भी analysis के लिए जो हम कुछ आज डिस्कस करेंगे, you can access this। अच्छा जी, आपके लिए एक और क्वेश्चन है। हमारे पास ना 3 क्लिनिकल ट्रायल्स हैं। आप एक डॉक्टर हैं, एक जगह पे काम कर रहे हैं, 2 ड्रग्स बन गई हैं। 2 ड्रग्स में से हम डिस्कस कर ले रहे हैं एक जो 3 ट्रायल्स हैं ना, तीनों ट्रायल्स की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं। एक ट्रायल में 1,000 पेशेंट है, दूसरे में 500 है, तीसरे में 100 पेशेंट है। जो ट्रायल 1 है उसमें सिर्फ एशियन पॉपुलेशन है। ट्रायल 2 में एशियन और ब्लैक्स हैं। ट्रायल 3 में ओनली ब्लैक्स हैं। जो ट्रायल 1 है वो 2005 में पब्लिश हुआ, आज से 20 साल पहले। ट्रायल 2 2022 में और ट्रायल 3 2023 में। अब हर ट्रायल की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस होंगी।
रैंडमाइजेशन, इसमें पेशेंट को रैंडमाइज किया गया या नहीं किया गया। फिर ब्लाइंडिंग है, फिर कंसोर्ट गाइडलाइंस हैं। ठीक है, तो अच्छा जी। अब दो ड्रग्स थी, ड्रग ए एंड ड्रग बी। तो आपके ख्याल से इसमें से कौन सा ट्रायल, ये तीन ट्रायल हैं दो ड्रग्स के ऊपर, इसमें से कौन सा ट्रायल ज़्यादा बेहतर है? सर ये ट्रायल थ्री, ट्रायल बी सेकंड, ट्रायल टू बेस्ट। अच्छा जी। ट्रायल टू सारे ट्रायल टू को क्यों कह रहे हैं कि ट्रायल टू बेहतर है? हम क्यों नहीं कह सकते? अच्छा, किसी का आंसर है कि वाई नॉट, थ्री टू वन। अच्छा, इसमें मिक्स्ड ही आपकी राय है, यू आर डिवाइडेड, आपको नहीं समझ आ रही कि कौन सा बेहतर है। चलें, जो खसूसियात लिखी हैं कि टू इज रैंडमाइज्ड ब्लाइंडेड, ये रैंडमाइज है लेकिन ब्लाइंडिंग नहीं है, ये रैंडमाइज नहीं है। डेट ऑफ पब्लिकेशन, नंबर ऑफ पेशेंट्स और बाकी सारी चीज़ों को भी फोकस करना है। ठीक है। कंसोर्ट गाइडलाइंस मैंडेटरी है। अच्छा, तो आपको इसमें से क्या समझ आई कि अगर आपके पास तीन ट्रायल्स हैं, तीन ट्रायल्स के डिफरेंट ईयर्स में पब्लिश हुए हैं और डिफरेंट पेशेंट्स में पब्लिश हुए हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, जैसे ही नंबर ऑफ पेशेंट या एथनिसिटी या ईयर ऑफ पब्लिकेशन चेंज होता है, गाइडलाइन चेंज होती हैं, तो आपके पास रिजल्ट्स डिफरेंट आ जाते हैं। तो आप एक फिजिशियन हैं, ये तीन ट्रायल थे आपके पास, एक ट्रायल वन कह रहा है ड्रग ए इज बेटर, ट्रायल टू कह रहा है ड्रग बी इज बेटर, और ट्रायल थ्री कह रहा है ड्रग ए इज बेटर। ठीक है। तो जो ट्रायल वन एंड थ्री है, इन दोनों को मिला के हमारे पास 1100 पेशेंट्स बनते हैं, एशियन और ब्लैक्स बनते हैं। ठीक है। तो हमारे लिए एज ए फिजिशियन बड़ा मुश्किल डिसीजन है कि हम इसमें से किसी एक ड्रग को चूज करें। तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों ट्रायल को इकट्ठा कर लेंगे, इन पे मेटा एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, जो हमारे पास मेटा एनालिसिस के रिजल्ट्स आएंगे वो रिलायबल होंगे। सो आपको बताने का ये मकसद था कि इंडिविजुअल ट्रायल से हम कभी भी रिजल्ट्स अखज नहीं कर सकते, क्योंकि इनके मिक्स्ड रिजल्ट्स होते हैं, समटाइम उलट रिजल्ट होते हैं, कंफ्लिक्टिंग रिजल्ट्स होते हैं। तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस as a physician to decide either to choose drug A or drug B while we are deciding the treatment options for a certain disease. So this is why हम सिस्टमेटिक रिव्यू करते हैं। हम क्या करेंगे, हम तीनों ट्रायल्स का डेटा इकट्ठा करेंगे, तीनों ट्रायल्स के डेटा को इकट्ठा करके इनके, क्योंकि इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हम ऐसा बनाएंगे, क्योंकि ये तीनों ट्रायल्स एक ही ड्रग को और एक ही पॉपुलेशन से रेलिवेंट थे, तो हम इन तीनों को पूल करेंगे, इन तीनों के पूल करने के बाद, इकट्ठा करने के बाद, जो हमारे पास cumulative result आएगा, that would be meta analysis. So this is why we will conduct a meta analysis. So this was just a mind boggler for you, so that you think about it, okay, why we are uh, giving so much stress on systematic review and meta analysis। हमें क्या मुसीबत है कि हम सिस्टमेटिक रिव्यू कंडक्ट करें जब इससे अच्छी स्टडीज या ट्रायल्स अवेलेबल हैं। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि मेटा एनालिसिस या सिस्टमेटिक रिव्यू को कंडक्ट करने का मकसद क्या है। ये फिल्जन ने कहा कि उसे समझ नहीं लगी, तो बहुत सारे लोगों को समझ अगर नहीं लगी तो मैं बता देता हूँ। जब भी आपके पास ऐसे ट्रायल्स होंगे जिसमें आपके पास, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता कि हर ट्रायल के सेम जो रिजल्ट्स हैं वो आए, तो कुछ ट्रायल कह रहे होंगे कि ड्रग यूज करनी चाहिए, कुछ ट्रायल कह रहे होंगे कि ड्रग बी यूज करनी चाहिए। तो हमारे लिए एज ए फिजिशियन बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम उन एक ट्रायल या दो ट्रायल्स को देख के या तीन ट्रायल को देख के डिसाइड कर सके, क्योंकि हमारे पास कोई बेसिस नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम इन तीनों ट्रायल्स का जो डेटा है उस डेटा को सॉफ्टवेयर में डालते हैं। इससे हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं वो एग्जैक्टली वन लाइन आंसर्स होते हैं कि ड्रग ए इज बेटर और ड्रग बी इज बेटर। अच्छा जी। अब आपको समझ लगी होगी कि सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस को कंडक्ट ही क्यों करना चाहिए। अब इसका आंसर आप बताएंगे, व्हाई टू कंडक्ट अ सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। सॉफ्टवेयर भी आ जाएंगे, सॉफ्टवेयर की टेंशन ना लें, सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉफ्टवेयर आगे आ जाएगा। आगे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे कि कितने सॉफ्टवेयर कैसे आ गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमारे पास बहुत ज़्यादा मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं।
सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस कंडक्ट ही क्यों करना है, मैंने आपको इससे पहले एक एग्जांपल दिया है, अब आपने आपकी बारी है, आपने बताना है। डिफरेंट स्टडी, वन लाइन आंसर्स, ठीक है ठीक है, फोकस्ड एंड नैरो आंसर्स, यस एग्जैक्टली, वन लाइन कंसाइज कन्फ्लिक्टिंग स्टडीज के रिजल्ट्स, डिफरेंट रिजल्ट्स, ठीक है एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यस यस, a lot more answers, एनीवन एल्स, नैरो नैरो होते हैं, कंसाइज होते हैं, वन लाइन आंसर्स होते हैं, समरी होती है, प्रिसीजन, ठीक है बहुत अच्छा आपने बताया, यस समरी, अनफिल्टर्ड इंफॉर्मेशन को फिल्टर करते हैं, यस, more efficacious, yes, sharp results, fill the gaps, yes, more or less you are very close। तो बेसिकली क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन को कंपाइल करते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को, देन सिंगल लाइन आंसर्स देते हैं हम, जो कन्फ्लिक्टिंग स्टडीज के रिजल्ट्स हैं, हम उनको आंसर्स करते हैं कि उनके जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं वाई दे आर कन्फ्लिक्टिंग। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को ये गाइडलाइन करती हैं, इससे पॉलिसीज चेंज होती हैं, रिसर्च गैप्स आइडेंटिफाई होते हैं। फर्ज करें अगर क्लिनिकल 10 क्लिनिकल ट्रायल किसी स्टडी पे हुए हैं, दो ड्रग्स हैं लेकिन दोनों में से कोई ड्रग भी ठीक नहीं है, तो वाई वी आर स्पेंडिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन दैट ड्रग रिसर्च, हमें उस ड्रग को डिसकंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि हमने एक बड़े पैमाने पे मेटा एनालिसिस करके देखा तो हमें दोनों ड्रग्स में कोई फर्क नजर नहीं आया। जो 10 साल पहले एक ड्रग यूज कर रहे थे या 1 साल पहले हमने एक नई ड्रग डेवलप करना शुरू की, तो दोनों ड्रग्स में अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो वाई वी आर स्पेंडिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स। सो दिस इज वाई we perform systematic review and meta analysis। सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस के क्या क्या फीचर्स होते हैं ये भी आप बताएंगे, क्योंकि हम ये डिस्कस कर चुके हैं कौन कौन से फीचर्स हैं जो सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस को आम स्टडी से डिफर। यस महीन, ये पाइको क्राइटेरिया अप्लाई हो जाएगा, सेव टाइम्स प्लीज। क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव, यस, फोकस्ड, अच्छा नेक्स्ट स्लाइड, यस लास्ट स्लाइड देख लें। कंपाइल इंफॉर्मेशन को कंपाइल करते हैं बहुत सारी को, सिंगल आंसर्स क्वेश्चन, सिंगल लाइन आंसर्स, कन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स के आंसर्स, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पॉलिसी को चेंज करते हैं ये, और आइडेंटी रिसर्च गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं। यस, एमन ने कहा कि इंफॉर्मेशन को कंपाइल करनी है, सिंगल लाइन आंसर्स देते हैं, स्टैटिस्टिकल, ठीक है, ये यही फीचर्स हैं जो आपने बताया सब में। क्लियरली स्टेटेड सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, प्री डिफाइंड इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, हम इंक्लूजन या एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को पहले डिफाइन करते हैं, जो इसके ऊपर फुलफिल करती हैं स्टडीज उन्हीं को इंक्लूड किया जाता है, जो नहीं करती उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। वी बिकम वेरी स्ट्रिक्ट वाइल डिसाइडिंग विच स्टडीज टू इंक्लूड एंड विच स्टडीज टू एक्सक्लूड। हम रीजंस भी देते हैं कि हम इन स्टडीज को एक्सक्लूड क्यों करें हैं, ठीक है, पैमाने का डेटा एक्सट्रैक्शन भी करते हैं, यस एग्जैक्टली, ये रिप्रोड्यूसिबल मेथोडोलॉजी है इसकी, इसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोड्यूस का क्या मतलब है, रिप्रोड्यूस का मतलब आप में से कोई बताएगा, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले रिप्रोड्यूसिबल का क्या मतलब है। यस, उसे दोबारा किया जा सकता है, यस नुमान, रेसिपी को इस्तेमाल करके दोबारा डिश बनाई जा सकती है, सेम जायके वाली, ठीक है। सिस्टमैटिक सर्च होती है इसमें, जिसमें सारी डेटाबेसेस सारी स्टडीज को आइडेंटिफाई किया जाता है, इसमें हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते, इसमें जो क्राइटेरिया हमने सेट किया है उस क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। हम हर स्टडी की क्वालिटी भी बताएंगे कि हर स्टडी की क्वालिटी क्या है, हर स्टडी कितनी क्वालिटी की हामिल है, बिकॉज अगर आप बैड स्टडीज को पूल करेंगे तो योर मेटा एनालिसिस वुड बी ऑफ बैड क्वालिटी, तो इसमें आप क्वालिटी भी इम्प्रूव कर रहे हैं स्टडीज का। सो दिस इज व्हाई मेटा एनालिसिस इज सो मच पावरफुल एंड इम्पोर्टेंट, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मेटा एनालिसिस करने के बेनिफिट्स क्या हैं हम आगे डिस्कस कर चुके हैं, स्टैटिस्टिकल पावर इंक्रीज करते हैं, मेटा एनालिसिस से हम स्मॉल इफेक्ट्स का भी देख सकते हैं कि कौन सी स्टडी कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, ओवरऑल रिजल्ट्स की सिग्निफिकेंस हमें पता चल जाती है कि रिजल्ट्स सिग्निफिकेंस भी है या नहीं है। मोर प्रिसाइज एस्टिमेट ऑफ इफेक्ट साइज, हमारी प्रिसीजन बढ़ जाती है। फर्स्ट का एक स्टडी में 100 पेशेंट्स थे और मेटा एनालिसिस में 50,000 पेशेंट्स हैं, तो ऑफ कोर्स जिस स्टडी में 50,000 पेशेंट हैं हम उससे ही जनरलाइज करेंगे, बिकॉज पूरी दुनिया की 8 बिलियन आबादी है, और अगर हार्ट फेलियर के हमारे पास 1 मिलियन पेशेंट्स हैं, तो हम 100 पेशेंट्स पे होने वाला ट्रायल वाली ड्रग उन जो 1 मिलियन पेशेंट्स हैं उनके लिए प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि दिस इज लाइक जो कि डिजास्टर्स हो सकती हैं, क्योंकि 100 पेशेंट्स की बेस पे हम 10 लाख पेशेंट्स के बारे में फैसला या डिसीजन नहीं कर सकते।
अनसर्टेनिटी को रिजॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो स्लाइड से रेलिवेंट हो या आंसर्स जो हो वो आप, इरेलीवेंट होना स्लाइड से, तो वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। इनकंसिस्टेंसी को कर सकते हैं, हम न्यू क्वेश्चंस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइक मैंने आपको पहले बताया कि एक डिजीज है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रायल्स हो रहे हैं, 2 ड्रग्स हैं, 3 ड्रग्स हैं, लेकिन मेटा एनालिसिस करने के बाद उनके जो रिजल्ट्स हैं वो खास अच्छे नहीं आ रहे। तो हम क्यों उस पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं बंदे मारने के लिए, अगर उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। तो वी डिसकंटिन्यू दिस टाइप ऑफ रिसर्च, अगर हमें एक मैक्रो लेवल पे, एक बड़े लेवल पे कोई खास फायदा नहीं हो रहा। एक्चुअली मेटा एनालिसिस की जितनी हमने खसूसियत और तारीफों के पुल बांधे हैं, वहीं मेटा एनालिसिस की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो इस तस्वीर में आपको क्या समझ आ रही है? इस तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है? फ्रूट है, ठीक है, वो तो हर किसी को पता है कि सेब और जो माल्टा है वो फ्रूट ही है। खिचड़ी बन जाएगी, मिसफिट। डोंट कंपेयर एप्पल्स टू ऑरेंजेस, अनऑर्गेनाइज्ड, कैन नॉट बी reproduced, bits of information, fruit sandwich, opposite studies included, yes yes, कुछ किसी हद तक heterogeneous studies, disturbance, yes। मजीद सोचें इसके बारे में। रमज़ान मुबारक, खैर मुबारक, ठीक है। अचार टाइप, यस। लीड टू कंफ्यूजन, यस। मेटा इसका मतलब यह है कि स्टडीज़ क्योंकि हम कंबाइन कर सकते हैं, और हर तरह की स्टडीज़ को कंबाइन कर सकते हैं, अगर हमारा जो इंक्लूजन या एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है वो एक्सप्लिसिट नहीं है, वो स्पेसिफिक नहीं है, तो हम जो इररेलेवेंट स्टडीज़ हैं वो विल कंबाइन एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, ठीक है। तो हमारे पास ये एक नया नई ही चीज़ बन जाएगी, एक खिचड़ी या अचार टाइप की चीज़ बन जाएगी, जो जिसकी कोई वैल्यू या वर्थ नहीं होगी, बिकॉज वी आर कंबाइनिंग टू वेरी इररेलेवेंट थिंग्स। 2 इररेलेवेंट स्टडीज हैं, एक टाइप 1 डायबिटीज की है, दूसरी टाइप 2 डायबिटीज की है, या एक एक ड्रग के ऊपर है, दूसरी दूसरी ड्रग के ऊपर है। आल दो आप मेटा एनालिसिस को सॉफ्टवेयर में ऐड करेंगे तो दोनों स्टडीज के रिजल्ट्स आ जाएंगे, लेकिन उससे जो रिजल्ट्स आएंगे वो ये आएंगे, उन क्लिनिकली मीनिंगफुल नहीं होंगे। हम एप्पल्स और ऑरेंजेस कंबाइन नहीं करते। अच्छा जी, इस तस्वीर में क्या है? इस तस्वीर से आपको क्या समझ आ रही है? बंडल ऑफ रिसर्च, हेट्रोजेनिटी, यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर बाबर। अच्छा जी, सेम आउटकम्स है, फिल्टरिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये एक फ्रेज लिखा है ऊपर, गार्बेज इन गार्बेज आउट, एक्सट्रैक्टर है ये एक। अच्छा, मोर रिफाइंड एंड ऑर्गेनाइज्ड, सॉर्टिंग गार्बेज, परप्लेक्स्ड है, छोटे छोटे, यस। बैड रिसोर्सेज, बैड रिजल्ट्स, यस सरीशा। नॉट बेनिफिशियल, मशरूमा ने कहा कि यस, यस मशरूमा, लेस, मोर ऑर्गेनाइज्ड, यस। यस, सारा ने कहा कि अगर ट्रैश स्टडीज को इकट्ठा करेंगे तो आपके पास आपका मेटा एनालिसिस भी ट्रैश होगा। गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट इज अ क्लासिक लिमिटेशन ऑफ मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस में आप क्वालिटी को अलग से देखना है स्टडीज की, लेकिन अगर इफ यू हैव बैड क्वालिटी स्टडीज एंड यू कंबाइन दीज, योर मेटा एनालिसिस विल बी गार्बेज। इफ यू कंबाइन वन बैग ऑफ गार्बेज एंड इट विल बिकम अ पूल ऑफ गार्बेज। जितनी आपके पास बैड क्वालिटी की स्टडीज को पूल करेंगे तो आपके पास बैड मेटा एनालिसिस होगा। इफ यू कंबाइन गुड क्वालिटी स्टडीज यू विल हैव गुड क्वालिटी मेटा एनालिसिस। जो बैड क्वालिटी मेटा एनालिसिस है उसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते पूरी पॉपुलेशन के ऊपर, उससे आपके जो रिजल्ट्स हैं वो कंप्रोमाइज हो जाते हैं, उनकी इंटेग्रिटी, उनकी ट्रांसपेरेंसी। दैट्स वाई। चलिए, वन मोर थिंग, मे बी आप में से बहुत सारे लोगों को ये मीम समझ ना आए, ये हेट्रोजेनिटी के बारे में है। इसमें इसके लिए पूरा प्रोसीजर है कि हम स्टडीज को क्लासिफाई कैसे करते हैं, तो इसके लिए भी सीवी खराब, यस। यस, तो हेट्रोजेनिटी, combination of irrelevant studies, combination of bad studies, these are limitations of meta analysis। हम डिस्कस करते हैं गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, ये सबसे मशहूर फ्रेज है इसके बारे में। अगर इंक्लूडेड स्टडीज बैड क्वालिटी की हैं
तो आपकी मेटा एनालिसिस भी बैड या पुअर क्वालिटी का होगा। पब्लिकेशन बायस का मतलब यह है कि आपने अपनी मर्जी से स्टडीज को इंक्लूड किया है। तो सॉफ्टवेयर के पास ऐसी एनालिसिस की स्किल्स होती हैं जिससे हमें क्वांटिटेटिवली पता चल जाता है कि हमने कैसे बैड स्टडीज को इंक्लूड किया है और पब्लिक उसमें बायस कैसे आ जाती है। हमने हेट्रोजेनिटी का मतलब है वेरिएशन आ जाती है स्टडी के दरमियान। यहाँ तो स्टडी का डिजाइन डिफरेंट है, यहाँ स्टडी की पॉपुलेशन ही डिफरेंट है। जब भी आप कोई इररेलेवेंट चीज अपने मेटा एनालिसिस में ऐड करेंगे तो आपके पास हेट्रोजेनिटी आ जाएगी। ठीक है। तो ये तीन सबसे बड़ी लिमिटेशंस हैं। एप्पल्स एंड कंबाइनिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, आपने हर तरह की स्टडीज को कंबाइन नहीं करना। बुरी जो पुअर क्वालिटी स्टडीज हैं उनको भी कंबाइन नहीं करना। अपनी मर्जी से स्टडीज को सिलेक्ट करेंगे तो आपके रिजल्ट्स बायस्ड आएंगे, आपकी जो मेटा एनालिसिस की क्वालिटी है वो गिर जाएगी। आपको मेटा एनालिसिस करने के बाद भी कोई फायदा नहीं होगा। सबसे पहले हम मेटा एनालिसिस करेंगे माहिम, फिर ही हेट्रोजेनिटी को डील करेंगे। इसको डील करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, विल डिस्कस। अच्छा, चलें नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ, ये तो हो गया मेटा एनालिसिस की खसूसियात, मेटा एनालिसिस के कुछ ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस। तो मेटा एनालिसिस को कंडक्ट कैसे करेंगे? मेटा एनालिसिस को कंडक्ट करने के लिए सबसे पहले तो अपना रिसर्च क्वेश्चन डिफाइन करेंगे। रिसर्च क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए भी हमारे पास कोई ना कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। तो जो हमारे पास क्राइटेरिया है उसे पाइको क्राइटेरिया कहते हैं। ठीक है। यस, ये डॉक्टर नसीम आ जाएगा, फातिमा ये भी आगे आ जाएगा। जस्ट वेट एंड लिसन what is being discussed. We'll discuss the questions later after we are done with presentation. सबसे पहला जो स्टेप है वो अपने रिसर्च क्वेश्चन को डिफाइन करना है पाइको फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग। पाइको या पिको फ्रेमवर्क अभी डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद अपने प्रोटोकॉल को रजिस्टर करना है, क्योंकि हो सकता है जिस पेपर पे आप काम करना चाहते हैं, जैसे रिसर्च पे, वो दुनिया में कोई और भी 4-5 साइंटिस्ट हैं उस पर काम कर रहे हैं। तो उसके लिए आप अपने जो टॉपिक है उसको रिजर्व करने के लिए उसको आप रजिस्टर करते हैं। इस रजिस्ट्रेशन की जो वेबसाइट है उसे प्रोस्पिरो कहते हैं या इसे प्रोटोकॉल कहते हैं। जिस तरह क्रॉस सेक्शनल स्टडीज के लिए हम अपनी यूनिवर्सिटी से इजाज़त लेते हैं जिसे सनॉप्सिस कहते हैं, इसी तरह हम जो प्रोस्पिरो है प्रोस्पिरो रजिस्टर करवाते हैं ताकि हम अपना टॉपिक रिजर्व कर सकें, हमारे टॉपिक को कोई और ना कंडक्ट कर सके। ठीक है। एंड कंडक्ट कम्प्रीहेंसिव, हम लिटरेचर सर्च कंडक्ट करते हैं। उसके बाद सबसे पहले रिसर्च क्वेश्चन बनाया, रिसर्च क्वेश्चन बनाने के बाद हमने अपना जो प्रोटोकॉल है वो डेवलप किया, रजिस्टर किया उसे। सर्च स्ट्रैटेजी, लिटरेचर सर्च किया हमने सारी डेटाबेसिस से कि सारी डेटाबेसिस मुख्तलिफ डेटाबेसिस से कितने आर्टिकल्स आ रहे हैं। फिर स्टडीज़ को हमने इंक्लूजन या एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, कौन से क्राइटेरिया के मुताबिक सेलेक्ट करना है। फिर हम स्टडीज़ की क्वालिटी को असेस करेंगे, क्वालिटी असेसमेंट भी आगे आ जाएगी। फिर हम उनसे डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे, अपनी फाइंडिंग्स को लिखेंगे, रिजल्ट्स लिखेंगे और मेटा एनालिसिस सबमिट करवा देंगे और मेटा एनालिसिस पब्लिश हो जाएगा। लो जी, इन 8 या 9 स्टेप्स में यू आर डन विद मेटा एनालिसिस। कि कैसे करेंगे? ठीक है, वी आर नॉट डन विद प्रेजेंटेशन, वी आर जस्ट स्टार्टिंग। तो यस, अच्छा जी, हम अपने टॉपिक को कैसे सिलेक्ट करेंगे? टॉपिक सिलेक्शन के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं। टॉपिक सिलेक्शन इज़ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, सो आई विल डिस्कस टॉपिक। पोटेंशियल टॉपिक कैसे पता चलेंगे इस बार का इंशाल्लाह 11:30 तक होगा सेशन। अगर कुछ चीज़ें रह गई तो हम आगे भी कवर करें। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं सबसे पहले, बिकॉज 1 घंटा हो गया, मे भी कुछ लोग बोर हो गए हों। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स के वी आर ऑन द सेम पेज टिल नाउ, और आपको जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो समझ आ गई हैं। अगर नहीं भी है तो देन लेट मी नो प्लीज़ इन द चैट बॉक्स। लेट मी नो इफ़ यू विद मी, येस और नो। लेट मी नो सारे कि जाग रहे हैं आप और सुन रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी सो रहे हैं, म्यूट करके बैठे हुए हैं। यस,
यस यस कूल। सुन रहे हैं आप। थैंक यू सो मच। ओके। ठीक है ठीक है कूल। टेहरीन का क्वेश्चन है प्रोस्पिरो क्या है। प्रोस्पिरो आगे आ जाएगा। यस क्वेश्चन एंड पे ही होंगे। हाँ स्टेप्स से बाहर आ जाएंगे, बस टेंशन ना ले आप। किसी भी चीज़ की टेंशन ना ले, चीज़ें बार बार रिपीट होंगी। यस कंटिन्यू। चलेंगे। यस मुनीबा आपका क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस यस। ये थैंक यू सो मच बाबर। डॉक्टर बाबर होप यू आर एंजॉइंग सेशन। ये यूट्यूब के ऊपर लाइव भी लेक्चर चल रहा है, आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं जूम के अलावा। यस डॉक्टर तानिया। यस लाइबा आपका क्या क्वेश्चन है, अपने क्वेश्चन को टाइप कर दें। अच्छा हम एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम टॉपिक सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे भी आपके लिए एक बहुत मजे का क्वेश्चन है। एक सिनेरियो है आपके लिए। हाँ रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल है, फर्स्ट एड मेडिसी प्लेटफॉर्म। अपने ग्रुप्स में जाएंगे तो आपको यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर किया हुआ ऑलरेडी, उसको देखें। इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तहरीम सबसे पहले तो आप टॉपिक डिसाइड करेंगे। आप जैसे टॉपिक डिसाइड करेंगे, फर्स्ट करें आपने इम्पैक्टली फ्लॉज इन